नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। हिस्ट्री ऑफ झारखंड के क्लास का यह एपिसोड नंबर 30 है, जहां हम लोग आज दो विद्रोह को पढ़ेंगे। पहला है हो विद्रोह, जो कि 1820 से 1821 के बीच, और दूसरा है कोल विद्रोह, जो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। आप अगर इसका एरिया देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे, तो सेम ही है सिंहभूम वाले इलाके में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और ये दोनों हो विद्रोह और कोल विद्रोह को आज समाप्त कर देते हैं। और जनजातीय विद्रोह का यह शायद 5वां भाग है। ओके, मैं देख लेता हूँ। देखिए, हिस्ट्री ऑफ झारखंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, वो सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनजातीय विद्रोह से है। और दूसरा जो आधुनिक समय में जो आएगा, जब हम लोग 1947 के बाद झारखंड का निर्माण के लिए लड़ाई लड़ेंगे, है ना, उस वहाँ का इतिहास, ये दोनों ही सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत बेहतर से पढ़िए। ओके, अगर आप झारखंड का मानचित्र देखें, यहाँ पर मैंने लिया नहीं है, बाहर जाके ले सकता हूँ, लेकिन चलिए यहीं पर बना देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, ये अगर झारखंड है तो झारखंड का इस इलाके में दोस्तों आपको पता है, यहाँ अभी कोल्हान प्रमंडल है। इस कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले शामिल हैं। 3 जिले शामिल हैं। पहला आपको क्या मिलेगा? पहला आपका है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। दूसरा है सरायकेला एंड खरसवां, और तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, इसी क्षेत्र में आपको पुरहाट का राजा, सिंहभूम का राजा, सरायकेला खरसवा का राजा, ये 3 राजा आपको इस क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ समझ में आ गया कौन सा एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? हो देशम के लोग कहते थे। इस क्षेत्र को क्या कहते थे? हो देशम के लोग। हो जनजाति जो है मराठों और मुगलों दोनों के ही प्रभाव से अभी तक वो मुक्त रहा है। इस पे किसी का भी अधिकार नहीं हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ सिंहभूम के राजाओं का भी प्रभाव कम था, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। पोरहाट का जो राजा है, सिंहवंशी राजा समझ लीजिए अभी। ठीक है, ये जो राजा है, यहाँ पर आपको सिंहवंशियों के साथ साथ सरायकेला खरसवा का भी राजा मिलेगा। तो इनके राजा का भी जो काम था, वो नियमित कर वसूलने का जो काम था, वो इन जनजातियों से नहीं कर पाते थे। हो जनजाति से यहाँ के राजाओं के द्वारा भी कर वसूली नहीं कर पाते थे। तो 1820 में क्या होता है? पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह होता है। ओके, वो हो जनजाति पर प्रत्यक्ष कर वसूलने में असमर्थ हो जाता है, असफल हो जाता है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा उसे कहा गया था। अतः मेजर रफसेज के साथ जो है हो देशम में हमला करता है। कौन करता है? तो ये राजा जगन्नाथ सिंह जो है मेजर रफसेज के साथ मिलके हो देशम के क्षेत्र में हमला बोल देता है। कब? 1820 में। और यहीं से हो विद्रोह शुरू होता है। अब ये जब हमला करेंगे तो यहाँ के लोग क्या चुप होंगे? नहीं। तो हो जनजाति के लोग भी विद्रोह कर देता है। और आप अगर यहाँ पर आएंगे चाईबासा, ठीक है, चाईबासा मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो इस चाईबासा के किनारे एक नदी है, रोरो नदी। उसके तट पे 1820 में जो है मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति को पराजित कर दिया। रोरो नदी, चाईबासा, 1820, मेजर रफसेज, हो जनजाति को पराजित करना। याद रहेगा ये पॉइंट। अतः जगन्नाथ सिंह जो है उत्तरी क्षेत्र के लोगों से कर की वसूली करने लगे, परंतु दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले जनजाति कर नहीं देते थे। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, ये पराजित तो हो गए, लेकिन बाद में जाके जो है, फिर भी बाद में आप अगर आएंगे यहाँ पर, तो ये सिंहभूम जो है ना, सिंहभूम चाईबासा का ये वाला इलाका इधर दक्षिण वाला भाग हो गया और इधर उत्तर वाला भाग हो गया, इस तरीके से है।
तो यहाँ पर भी उसको जो है रोरो नदी के उत्तरी भाग के लोगों के द्वारा कर मिलने लगा, लेकिन दक्षिणी हिस्से वाले लोगों ने कर नहीं दिए। अब आगे क्या होता है कि रफसेज 1821 में कर्नल रिचर्ड को हो लोगों, जो दक्षिण भाग के लोग नहीं देते थे कर, उसका दमन करने के लिए भेजा। किसको भेजा? कर्नल रिचर्ड को भेजा। ठीक है, रफसेज ने कर्नल रिचर्ड को दक्षिण भाग भेज दिया। यहाँ रिचर्ड को सफलता मिलती है और पहली बार हो जनजाति पूर्णतः कर देने को मजबूर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कर्नल रिचर्ड जो है वो सफल हो जाते हैं और हो जनजाति को मजबूर कर देते हैं कर देने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर विद्रोह दब जाता है क्योंकि सिंहभूम क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी भाग में रहने वाले हो जनजाति दोनों ही विवश हो जाते हैं कर देने के लिए। उसकी वजह होती है आधुनिक हथियार जो है अंग्रेजों के पास और उनके साथियों के पास रहता है और हो जनजाति के पास पौराणिक हथियार होता है, इसलिए इनको हार का सामना करना पड़ता है। नहीं तो इनके हौसले बुलंद थे, ये किसी को भी हरा सकते थे। क्लियर है? तो 1831-32 के कोल विद्रोह में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और कोल विद्रोह जानते हैं एक बहुत बड़ा संगठित विद्रोह हुआ था, उसको हम लोग चलिए पढ़ते हैं। जहाँ से क्वेश्चन आता है तो उस विद्रोह को आप पूरे अच्छे से याद रखिएगा। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ है। कोल विद्रोह को झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह माना जाता है। ठीक है, पहला सुसंगठित, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाते रहेंगे क्योंकि कोई ऑप्शंस नहीं है, ये अच्छा वाइटल क्वेश्चन होता है। तो झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह को माना गया। अब इसके कारण क्या थे, जिन कारणों से कोल विद्रोह होता है, तो मैंने तो एक क्लास में ही बता दिया कि जनजातीय लोग विद्रोह क्या करते थे, तो किन वजह से क्या करते थे, उन्हीं वजहों में से यहाँ पर वजह होंगे। एक बहुत बड़ी घटना होती है 1824 में। 1824 में हड़िया पर पतचुई नामक कर जो है अंग्रेजों द्वारा कोल तथा हो जनजाति पर लगा देता है। अब बताइए, हड़िया जो कि इन लोगों के लिए पूजनीय पदार्थ है ना, पेय पदार्थ है, ओके, पूजा भी करते हैं लोग और उसको डेली पीते भी हैं, उस पर कर लगा दिया। अब जो आप डेली खा रहे हैं पी रहे हैं उस पर अगर कोई कर लगा देगा तो आप समझिए आपका पारा कहाँ रहेगा। आपका जो गर्मी है वो आसमान उड़ेगा, समझ गया ना। अब जो सामने आएगा उसको तोड़ फोड़ कर रख देंगे। तो ऐसा ही होता है कोल विद्रोह में। फिर आगे क्या हुआ कि यहाँ पर पढ़ा पंचायत व्यवस्था चलता था। ठीक है, हो जनजातीय लोगों के जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था था उसको अंग्रेजों ने कानूनी मान्यता नहीं दिया। ठीक है, कानूनी मान्यता नहीं दिया। फिर इस क्षेत्र में जो है अफीम की खेती करवाने लगे। किसानों को बोला गया कि आप अपने खेतों में अफीम की खेती करें। तो अफीम का खेती करने से नुकसान क्या है? अफीम का खेती तो बहुत पैसा देता है, नुकसान है ना दोस्तों। अगर आप अफीम का खेती करेंगे तो आपका ज़मीन का जो उपजाऊपन है ना वो ख़त्म हो जाता है। क्लियर है? मतलब आप अफीम का खेती केवल उपजाओ और खाने पीने का सामान मत उपजाओ। तो पहले क्या था, पहले तो खाना पीना ही सबसे पहले था, चावल हो गया, आलू हो गया, जो भी उगाते थे उस टाइम पे, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ना, क्योंकि उस टाइम और ज़्यादा खेती तो होता नहीं था, जो भी होता था अपने लिए होता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में क्या किया था, लोगों को, जमींदारों को, राजाओं को कहा था कर वसूलने। तो राजा जो है वो इमीडिएटर है। अब यहाँ पर जो अंग्रेज लोग है, EIC कंपनी है, वो डायरेक्टली कर नहीं वसूल रहा है, इसके माध्यम से वसूल रहा है। तो जो प्रजा है उसको क्या करना पड़ रहा था, इसको भी कर देना पड़ता था और इसको भी कर देना पड़ता था। कहने का मतलब राजा जो है बीच में फ़ायदा उठाता था, अपना जीवन यापन के लिए भी कर वसूल लेते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, कर नहीं चुका पाते थे। ठीक है, क्योंकि एक तो खेती बाड़ी कम होता था और धीरे धीरे आप उस पर और कर बढ़ा रहे हैं, तो कर देगा कैसे भाई। ओके, तो कोलों का अमानवीय शोषण होने लगा और उसका उत्पीड़न होने लगा।
अब ये करते कौन थे? तो यहाँ के जमींदार और दीकू यानी कि बाहरी के द्वारा, यहाँ के जो अपना जमींदार है और जो बाहर बंगाल या फिर उड़ीसा के क्षेत्रों से आए हुए हैं और अंग्रेजों के नुमाइंदे हैं, वो यहाँ के कोलों और हो जनजाति के साथ अमान्य व्यवहार करने लगे। तो ज्वलंत कारण क्या बना था? देखिए ये जानने के लिए है, इस सबसे क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन आप नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वलंत कारण क्या था कि सोनपुर परगना के सिंधराय मानकी, ये नाम याद रखिएगा, सिंधराय मानकी के 12 गांवों की जमीन छीनकर सिखों को दे दिया। किसको दे दिया? सिख, पंजाब वाले सिख, उनको दे दिया तथा उनके बहनों से दुर्व्यवहार किया जाने लगा। किन के बहनों से? सिंधराय मानकी के बहनों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा। तो जफर अली नामक मुसलमान ने सुरगा मुंडा, जो सिंघभूम बंदगांव का निवासी था, की पत्नी का शोषण किया। तो यहाँ पर एक जफर अली बाहरी मुस्लिम अधिकारी था, जो सुरगा मुंडा यहाँ के एक फेमस आदमी होंगे, है ना, और बंदगांव में रहते थे, उनकी पत्नी को उठा लिया और उसके साथ शोषण किया। तो ये दो ज्वलंत कारण बने कि सभी को लोग जो है सुसंगठित हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया। तो आइए चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि मेरा जो चैनल है माइक्रो स्टडी सेंटर, है ना, इसको अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो @माइक्रो स्टडी सेंटर लिखिए तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है, स्टडी सेंटर। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करके रखें दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरा जब भी वीडियो आता आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, और इतना तो मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों आपकी जो भी एग्ज़ाम झारखंड सरकार लेती है, चाहे वो जेपीएससी के थ्रू हो या जेएसएससी के थ्रू हो, आपको तो पेपर 2 जो होता है जनरली किसी भी एग्ज़ाम में पेपर 2 जो होता है वो झारखंड से रिलेटेड ही होता है। जैसे एसीएफ और आरएफओ में अगर एग्ज़ाम देंगे या फिर एफआरओ भी बोलते हैं इसको, ये दोनों का भी एग्ज़ाम आप दीजिए तो यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि झारखंड से ही रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे नहीं अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका पूरा प्रिपरेशन झारखंड जीके का हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कोल विद्रोह में क्या होता है। 1831 में सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा दोनों मिल गए, ठीक है, और लंका गांव में बंदगांव के बिंदराय मानकी के मदद से सभा की। कौन से गांव में सभा की? लंका गांव जो कि तमाड़ में है। वहाँ पर 3 आदमी मिलके सिंधराय मानकी, सुरगा मुंडा और एक आ गया बंदगांव से बिंदराय मानकी, ये 3 आदमी आ गया। और उसने क्या किया, जफर अली जहाँ रहता था, जो कि सुरगा मुंडा की वाइफ को उठा के ले गया था, है ना, वहाँ पर हमला कर देता है, जहाँ जफर अली के साथ 10 आदमी मारे गए। कितने आदमी मारे गए? 10 आदमी मारे गए जफर अली के साथ। तो विद्रोह जल्द ही व्यापक रूप धारण कर लेता है और अन्य जनजाति जैसे मुंडा हो गया, चेरो हो गया, हो गया, ये सभी शामिल हो जाते हैं। ऐसे तो आप भी जानते हैं कि हम लोग आपस में जाति के नाम पे तो तरह तरह के नाम पे लड़ते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर हमला कर दे तो सब हम लोग एकजुट हो जाते हैं। उसी तरह के यहाँ पर भी कहानी समझ लीजिए कि जैसे ही मुंडा चेरो हो जनजाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये देख रहा है, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं और हम लोग फिर से देखते हैं कि कोल विद्रोह में कौन कौन से प्रमुख नेता हुए हैं और उनके दमनकर्ता कौन कौन थे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कई क्षेत्रों में बांट दें, चूँकि कोल विद्रोह जो है काफ़ी व्यापक था, तो इसको अगर कई क्षेत्रों में बांट दें, जैसे छोटा नागपुर खास, पलामू का क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र, मानभूम का क्षेत्र। आपसे बाद में देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में कोल विद्रोह नहीं हुआ है, तो वो हजारीबाग क्षेत्र है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रमुख नेता जो है छोटा नागपुर खास का अगर बात करें, यानी कि रांची वाला इलाका और इधर तमाड़ वाला इलाका, इन सभी का बात करें तो सिंधराय मानकी सोनपुर परगना से, बुद्धू भगत सिल्ली से, और ये सबसे इम्पोर्टेंट नाम है कोल विद्रोह में और बार बार पूछे जाते हैं,
क्योंकि ये यही थे जो कोल विद्रोह को बहुत आगे तक लेके गए थे। बहादुर सिंह मुंडा जो सिंदरी से लड़े, लक्खीदास कांची से, मोहन सिंह जितराई मुंडा, ये सभी नाम है। तो आप बेसिकली सिंदराई मानकी और बुद्धू भगत तो जरूर से जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो दमनकर्ता आए वो तो कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन इम्पी, है ना, माल्टवी, कैप्टन जॉनसन, के हॉर्सबर्ग, मेजर ब्लैक हॉल, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप अगर ये पूरा विवरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोल विद्रोह कितना व्यापक था कि इतने सारे अंग्रेज अधिकारी को आना पड़ा था। नेक्स्ट अगर पलामू सेक्शन चले जाएं तो पलामू यानी कि आपका झारखंड का जो ये भाग है ना, ये वेस्ट वाला पोर्शन, ठीक है, झारखंड का भाग वेस्ट वाला। तो इस वेस्ट में पलामू में दुखन सिंह, चावर सिंह, सुरजन सिंह, हरिल सिंह और हुकम सिंह, ये सभी लोग वहाँ पर प्रमुख नेता थे और अलग अलग क्षेत्रों पे पलामू के में नेतृत्व करते थे। और इनके दमनकर्ता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल होत्रे, लेफ्टिनेंट मार्स, कैप्टन एंड्रूज और हैमिल्टन। ये सभी नाम याद रखना जरूरी नहीं है, फिर भी आप सुन लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे तो बन जाएगा। अब जहाँ से ये विद्रोह शुरू हुआ था सिंहभूम वाले क्षेत्र में कौन कौन थे आप सभी को पता है। यहाँ पर तो सुरगा मुंडा रहेंगे, मिदराई मान के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर और भी लोग इसमें जुड़े हैं, दसई मुंडा, कार्तिक सरदार, मोहन मानकी और सुगा मानकी। इस विद्रोह का जो दमन किए थे इस क्षेत्र में वो कर्नल बावन, मेजर और ब्लैक होल थे, मेजर ब्लैक होल और कर्नल बावन। और अगर मानभूम चले जाएं, धनबाद वाला क्षेत्र में चले जाएं, धनबाद वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो आपको मिलेंगे वो भूमि सरदार बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और इसके जो दमनकर्ता थे वो थे एच.पी. रसेल और हॉर्सबर्ग, एच.पी. रसेल और हॉर्सबर्ग। तो ये कोल विद्रोह का छोटा सा विवरण है, जहाँ आप एक बार देखेंगे तो सारे चीज़ें दिमाग में आ जाएगी। तो फाइनली इसमें और क्या क्या हो जाता है, जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। बुद्धू भगत के 1932 के मुंडा विद्रोह को लड़का महाविद्रोह कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक कोल विद्रोह है, लेकिन इसमें बुद्धू भगत बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, इसलिए इसके द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो भी हम लोग जान लेंगे। यहाँ पर देखिए 1832 हुआ, यहाँ 31 नहीं होगा, ठीक है, 1932 नहीं होगा, 1832 होगा। बुद्धू भगत के 1832 के मुंडा विद्रोह को लड़का महाविद्रोह कहते थे और इसका नेतृत्व करता भी कौन थे, बुद्धू भगत थे। लड़का विद्रोह जो मुंडा विद्रोह हो रहा था 1832 में, उसका नाम लड़का महाविद्रोह भी है और उससे संबंधित लोग हैं बुद्धू भगत। यहाँ पर एक आदमी आता है एस.आर. टिकेल, वो क्या करता है, हो जनजाति का कोल विद्रोह में शामिल होने से नाम लड़का कोल दिया, ठीक है। तो बुद्धू भगत का नाम जो है लड़का कोल किसने दिया, एस.आर. टिकेल ने दिया था, एस.आर. टिकेल ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि ये कोल विद्रोह में शामिल हो गया था बुद्धू भगत, इसलिए इसका नाम है लड़का कोल विद्रोह, है ना। और इसके पहले वो लड़का महाविद्रोह का सदस्य था, जो कि मुंडा विद्रोह ही है। मुंडा विद्रोह बहुत लंबा पीरियड तक चला था, आपको याद है, अलग अलग पीरियड में मैंने बताया है। तो बुद्धू भगत सिली में अपने भाई, पुत्र और 150 साथियों के साथ वीरगति प्राप्त करता है, ठीक है। एक सभा होता है, उस सभा के पास अंग्रेज चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और गोलियां बरसा देते हैं और इस प्रकार उसके पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्धू भगत को किसने मारा था, तो कप्तान इम्पे ने मारा था। किसने, कप्तान इम्पे ने मारा था। जनजातियों की परंपरागत हथियार अंग्रेजों की गोली बंदूक के आगे टिक नहीं पाता है, इसलिए इनकी हार होती है, पराजय होती है। हारने के अन्य कारण यहाँ के राजा, जैसे पिठोरिया के राजा थे जिसका नाम था जगतपाल, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का मदद किया था। इसके द्वारा क्या होता था, जैसे बुद्धू भगत ही कहीं छुपे हैं तो इनके सैनिकों के द्वारा या फिर इनके आदमियों के द्वारा वो बता दिया जाता था, अंग्रेजों को मदद कर दिया जाता था। तो जगतपाल जिन्होंने कोल विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था
और उसमें यहाँ पर जो बंगाल में जो वायसराय थे वो विलियम बेंटिंग थे। इन्होंने क्या किया था कि राजा को 313 रुपये प्रति माह पेंशन देने का वादा किया था। 313 रुपये प्रति माह पेंशन देने का वादा किया था। तो 1832 में सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1832 में जब देखा कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे तो आत्मसमर्पण सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा ने कर दिया। तो ये तो कहानी हो गई कोल विद्रोह का जो 1831-32 में हुआ था। लेकिन फिर भी छिटपुट लड़ाई अभी भी हो रही थी। तो उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए। 1833 में यहाँ बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पे रेगुलेशन 13 लाया गया। क्या लाया गया 1833 में? रेगुलेशन 13 लाया गया। जंगल महल जिला समाप्त कर दिया गया। जंगल महल जिला जो कि बंगाल के कई सारे इलाकों को मिलाकर बनाया गया था, वो जिला समाप्त कर दिया गया। और नॉन रेगुलेशन के रूप में प्रांत को संगठित किया गया, जिसे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम दिया गया। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम दिया गया SWFA, SWFA, ठीक है, नाम दिया गया। इसका पहला एजेंट जो थे वो कौन थे? थॉमस विल्किंसन थे। कौन थे? थॉमस विल्किंसन। किसका? SWFA का पहला जो एजेंट है उसका नाम है थॉमस विल्किंसन। इसके बाद मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को वित्तीय व न्यायिक अधिकार दे दिया गया। यानी कि यहाँ का जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था था उसको भी लागू कर दिया गया और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को भी लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से कोल विद्रोह का बहुत व्यापक इम्पैक्ट रहा है और जो है कई सारे नेतृत्वकर्ता शहीद हुए हैं और उसमें खास नाम बुद्ध भगत, सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा आपको दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में जो है कोल्हान प्रमंडल में अधिकार हो जाता है और यहाँ के लोगों से कर वसूलना जारी रखता है। तो आज का क्लास में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो भी बचे हुए हैं जनजाति विद्रोह उसको पढ़ते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा के रखिए ताकि मेरा जो भी वीडियो आता रहेगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। और शेयर अगर आप करते हैं तो आपके और जो दोस्त हैं वो मेरा वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। आने वाले ACF एग्ज़ाम आने वाला जो एग्ज़ाम है दोस्तों ACF का GPSC जो कंडक्ट कराएगी, ओके, और RFO रेंजर फॉरेस्ट वाला, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम्स में जो है 30 क्वेश्चन जो है आपका झारखंड से पूछे जाएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। GSSC जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं उसमें तो आपको पता है कि झारखंड का एक सेक्शन ही होता है पूरा, ठीक है, तो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे SI का एग्ज़ाम होना है, एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है, तो इन सभी जगह जो है आपको झारखंड का नॉलेज होना ज़रूरी है पास होने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल माइक्रो स्टडी के साथ। आज का वीडियो इतना ही तक दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।